नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है संसद की समितियाँ। देखिए, ये समितियों के बारे में डिटेल में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लो, पीसीएस का ले लो और स्टेट एग्ज़ाम जितने भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। और वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो हमें करना ही करना है इन स्टूडेंट लाइफ, बट वैसे भी हर एक नागरिक को अपने देश की जिसे जो संसद है, जो कानून बनाती है, उसमें क्या क्या समितियाँ होती हैं, वो कैसे काम करती है, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। संसदीय समितियाँ, यहाँ देखिए समिति होती क्या है। वैसे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, समिति क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है जी, एक ग्रुप ऑफ मेंबर है जिसे किसी काम को पूरा करने के लिए क्या है, कमेटी बना दी। सिंपल सी बात है, कमेटी, आप कह सकते कमेटी बना दी। जैसे स्कूलों में भी आप देखते ना, सफाई की कमेटी बनी होती है, कोई फंक्शन को संभालने की जो कमेटी बनी होती है, इस तरह से कुछ कमेटियां बनाई जाती है। जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती हैं वो उसको किसी टारगेटेड काम को पूरा करने के लिए कुछ काम सौंपा जाता है, ताकि काम को हम व्यवस्थित ढंग से और सिंप्लीफाई करके चले और काम पूरा एक नियमित टाइम में हो भी जाए। ठीक है जी, शुरू करते हैं। संविधान में संसद समितियां कहते संसद को देश का बहुत सारा काम करना होता है, बिल्कुल करना होता है, और उस काम को एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। संसद को बहुत सारे काम करने होते हैं, पूरा देश चलाना उसको तो, और अकेला व्यक्ति ये सारे इतने सारे काम नहीं कर सकता। आगे क्या कहता है? अनुच्छेद 118, अंडरलाइन कर लो इसको, अनुच्छेद 118 कहता है लोकसभा अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग कार्य हेतु अलग अलग सांसदों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक ग्रुप बना देती है और उन्हें उस ग्रुप वाइज काम देगी। इन्हीं ग्रुप को हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। 118 के अनुसार, आर्टिकल 118 के अनुसार ये अधिकार किसको दिया गया है? स्पीकर को। अध्यक्ष का मतलब लोकसभा स्पीकर, सीधी सी बात है, ये बोलना है हमने। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन तो आपका यहां हो गया क्लियर। 118 में पावर किसके पास है? अध्यक्ष के पास है, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के पास है। और क्या है? अलग अलग काम करने के लिए ये समिति बनाई जाती है। कहते संसदीय समितियां एक छोटे सदन के रूप में कार्य करती हैं। एक ग्रुप ऑफ मेंबर एक छोटे से हाउस की तरह वो काम करती हैं। ठीक है जी, आगे क्या है? क्योंकि इसमें लगभग सभी दलों के सदस्य, सभी दलों के सांसद सदस्यों को स्थान प्राप्त होता है। सभी दलों के सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको सबको यहाँ पे मौका मिलता है। सभी दल, जितनी पार्टियां, उन सबको यहाँ पे मौका मिलता है। इन समितियों की बैठकें गोपनीय होती हैं। इनकी जो कार्रवाई है, डिसीजन है, जांच के तरीके हैं, किस काम को ये कर रहे हैं, ये गोपनीय होती हैं। इनकी बैठकें मतलब कि छुप के करते हैं, यानी कि उसकी बाहर भनक नहीं लगने देते, ताकि जो हम जिस मुद्दे पे वो काम कर रही है समिति, तो उसकी पहले बाहर निकल जाएगी बातें, तो उस ग्रुप की क्या है, गोपनीयता नहीं रह पाएगी। आगे देखते हैं, भारत में सीमित प्रणाली, जो समिति प्रणाली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से प्रारंभ हुई थी। जो भारत में ये ग्रुप बनाने का सिस्टम है, मतलब काम को एक ग्रुप में समिति को सौंपने का जो प्रक्रिया है, ये कब शुरू हुआ? 1921 में। और किसने, मतलब किस सुधार के अकॉर्डिंग ये आया था? आपको पता होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है 1919 में आया था, और पार्लियामेंटो कब आया था? 1909 में आया था। तो आपने क्या बात रखनी है, जो हम ये समितियां पढ़ रहे हैं, इसका अतीत क्या है, कब, किस सुधार के अकॉर्डिंग ये आया? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। ठीक है जी, और 1921 में ये लागू होता है। आगे देखते हैं, कहते हैं परंतु उस समय की समितियां ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करती थी। जाहिर से बात है, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही ये समितियां काम करती होंगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समितियों की वर्तमान व्यवस्था अधिक व्यापक एवं
महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन आज़ादी के बाद इन ये समितियां जो हैं इनका क्या दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया, काम इनको दिया जाने लगा और महत्वपूर्ण भी है। इन समितियों में संबंधित विषय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। मतलब कि जो एमपीज हैं या उस विषय के जिस टॉपिक पे उनको वो कमेटी बनाई जा रही है, समिति बनाई जा रही है, उसमें वही मेंबर रखे जाएंगे भी जिस विषय पे उनको कार्य करना है उसके क्या हूं, वो विशेषज्ञ हूं। ठीक है जी, ये बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या क्लियर हो गया? समिति होती क्या है? संसद के काम को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप हाउस बना दिए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाएंगे? आर्टिकल 118 में क्या लिखा है कि लोकसभा का अध्यक्ष ये काम ऐसा कर सकता है। बिल्कुल जी कर सकता है। इसमें क्या है, विभिन्न दलों के सांसदों को सम्मिलित किया जाता है। सभी दल, यानी ऐसा नहीं जीती हुई पार्टी, हारी हुई दल, ऐसा नहीं है, हारे हुए को भी शामिल किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और इसका इतिहास क्या है? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा ये सुधार आया था और 1921 में ये लागू हो गया था। तब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ये समितियां काम करती थी और आज किसके अंडर है? आज तो हमारा इसका व्यापक रूप देखने को मिलता है। इन 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे वन लाइनर सीधे सीधे क्लियर हो गए हैं। आगे देखते हैं। हाँ जी, समिति बनाने की जरूरत क्या है? क्या कारण क्या है, क्यों बनाते हैं? कहते समिति व्यवस्था का पहला लाभ यह है कि सभी विषयों पर सांसद के प्रतिनिधि चर्चा का अवसर मिलता है। सभी सांसदों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है एक तो। ठीक है जी। दूसरा लाभ यह है कि सदन के निष्क्रिय इनएक्टिव मेंबर जो होते हैं, इनएक्टिव मेंबर का भी विचार विमर्श की क्या है, प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। कौन? इनएक्टिव मेंबर। जैसे आप क्लास में देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ तो बहुत एक्टिव होते हैं जो हर काम में बढ़ चढ़कर पहले अपने आप ही बोलेंगे मैम मुझे ले लो। कुछ ऐसे लोग होते हैं चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं, हमें जरूरत नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं कुछ भी। ऐसे जो लोग हैं निष्क्रिय, उनको एक्टिव बनाता है ये कौन? समिति, क्योंकि उनको भी वहां पे शामिल कर लिया जाता है। अब शामिल हो गए तो काम भी करेंगे, कुछ बात सुनेंगे, कुछ कहेंगे, उनको काम मिलेगा विभाग के अंदर, जो समिति के अंदर वो हैं। ठीक है जी। ये ग्रुप 2 तरह के होते हैं। जो समितियां ना 2 तरह की होती हैं। समितियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिस चीज का आपने ध्यान रखना। देखते हैं कहां पे डिफाइन की हुई है? 118 में। कहां पे डिफाइन की हुई है? 118 नंबर में ये डिफाइन की हुई है। ठीक है जी। और गठन कौन कर सकता है इसका? अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का स्पीकर कर सकता है। टाइप कितनी है? एक समिति होती है स्थायी, परमानेंट, स्टैंडिंग, जिसे स्टैंडिंग बोलते हैं। एक होता है अस्थायी, जिसे तदर्थ बोलते हैं, अडहोक बोलते हैं। ठीक है जी। जो स्टैंडिंग है, स्थायी है, वो कितने टाइप के? 6 प्रकार की हैं। कितने टाइप की हैं? 6 प्रकार की हैं। और जो ये अपनी अडहोक बेसिस पे कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती हैं, ये 2 प्रकार की हैं। ठीक है जी। संयुक्त और मतलब कि संयुक्त परवर समिति, संसदीय समिति और संयुक्त समिति। ये आगे डिटेल में अभी समझाती, सुनो। पहले आपको स्टैंडिंग वाली समझनी चाहिए। 6 कौन कौन सी है? देखो, वित्तीय समिति पहले नंबर, फाइनेंशियल। ठीक है जी। इसके 3 सब भी हैं, 3 सब पार्ट है। इसमें क्या है? प्राकलन, मतलब आकलन, एस्टिमेशन। किसका लगाते हो एस्टिमेट आप? खर्चे का, पैसे का अनुमान। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसे बोलते हैं। फिर है लोक सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है जी, ये पढ़नी हमने। यानी कि 3 कमेटीज हैं जो फाइनेंस मतलब वित्तीय समिति के अंडर आती हैं। आगे देखते हैं सेकंड नंबर की विभागीय समिति। छोटी होती है, इसमें डिफरेंट विभाग को दिया होता है काम। जांच समिति, जनता की समस्याओं से संबंधित है ये। जांच समिति क्या होती है? जनता की जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसको जांच समिति। जब भी कोई जनता की प्रॉब्लम होती है, जनता आंदोलन करती है, सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहते हैं ठीक है शांत हो जाओ, शांत हो, हम आपके लिए कमेटी बिठाते हैं जो जांच करेगी आपकी कि आपके साथ क्या गलत हुआ है।
ठीक है जी। तो ये क्या, जनता की समस्याओं से संबंधित क्या होता है, जांच समिति। आगे है अन्वेषण समिति, ये क्या है, SC STs के लिए है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा, संसद में जो समितियां बनती हैं उसमें से कौन सी समिति SC और ST से संबंधित है, तो क्या बताओगे, अन्वेषण समिति। सेवा समिति, अब सेवा समिति, सेवा तो वो होता है ना, कुछ सेवा को उसके लिए संबंधित है कुछ, तो ये अपने आप को क्या, ये नेता होते हैं ना जो मंत्री लोग होते हैं, अपने आप को क्या मानते हैं, सेवक मानते हैं कि हम आपके सेवक हैं। है तो नहीं, वैसे एक नंबर के दुष्ट होते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते, ये जब वोट लेने तो ऐसे हाथ जोड़ते, उसके बाद तो ऐसे ही राहत होता है इनका, ठीक है जी, मतलब नीचे रहो, फिर नहीं सुनते किसी की बात, ठीक है। इनके वेतन, इनके भत्ते, इनका आवास, इनकी गाड़ियां, ठीक है जी, इनके खर्चे सारे, महंगाई होगी जी, महंगाई बता दो इनको, ठीक है जी, इनको इनकी सेवा में लगे रहो। भी आपका जो आवास दिया इसका पेंट उतर गया, अरे पेंट करवा दो, इसके आवास में ये क्या है, गार्डन बना दो, इनके आवास में ये कर दो, इनकी गाड़ी ये अच्छी नहीं है, गाड़ी और लगा दो, मतलब सेवा, इनकी सेवा में लगे रहना। ये कौन सी समिति है, मतलब कि सेवा समिति, ये मंत्रियों की संबंधित है। तो आपने स्टैंडिंग समिति के बारे में जाना कि 6 प्रकार की होती हैं, और ये जो स्टैंडिंग समिति है हर साल बनाई जाती है, एक साल का इनका टेन्योर होता है, 1 साल का टाइम पीरियड होता है। और जो ये वाली अस्थाई वाली, इसको क्या है, कोई समस्या आ गई, जरूरत पड़ गई, तो इनके क्या, इनके इसमें वो समस्या को हल कर लेंगे, तुरंत बना ली जाती है, जैसे ही समस्या हल होगी उसको खत्म कर दिया जाता है, कोई टाइम पीरियड फिक्स ही नहीं है। समस्या 1 महीने में हल हो जाए, 15 दिनों में हो जाए, या 6 महीने में हो जाए, जैसे ही हल होगी ये समिति समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, इनका लेकिन फिक्स है, ये 1 साल के लिए होती है, 1 साल के बाद फिर दोबारा समिति बना दी जाती है, ठीक है जी। इस जो वित्तीय समिति है ना, मेनली आपसे ही क्वेश्चन यहाँ अड़ते हैं, यहाँ से पूछेंगे आपसे, तो यहाँ पर इनको चीज़ों को मैं ध्यान आपको थोड़ा मतलब कि कहते हैं डिटेल में कराऊंगी, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। सुनो ध्यान से, यहां देखते हैं स्थायी जो है, कहते प्रत्येक वर्ष गठित होती है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, 1 साल के लिए होती है, और अध्यक्ष क्या करता है, इसका गठन करता है। राज्यसभा के सभी सभापति द्वारा गठित किया जाता है। जो राज्यसभा में बनानी है तो राज्यसभा के जो सभापति करेंगे, मतलब कि उस हाउस का हेड होना चाहिए। तो लोकसभा में कौन हेड होता है, स्पीकर, जिसको हम सामान्य क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। और राज्यसभा में कौन होगा, सभापति, उसको हम क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं, ठीक है जी। स्थायी जो समिति है 6 प्रकार की होती है, मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है जी, इस चीज को ध्यान में रखना। वित्तीय समिति, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ के लिए मत घबराओ, आप चीजों को समझो, लिखा लिखाया डाटा किताबें भरी पड़ी हैं, नोट्स दे दे के एकेडमी वालों ने बुरा हाल कर रखा है, चीजें कहाँ नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि आप अपने दिमाग में पहले चीजों को बिठाओ, कंसेप्ट क्लियर करो। नोट्स तो मिल ही जाने, क्यों नहीं मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखो, वित्तीय समिति, वित्तीय समिति कहते यह समिति पैसे की जांच करती है, ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है जी। कैसे, यह कहते पैसे की जांच करती हैं और 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपकी प्राक्कलन समिति, लेखा समिति और आपका लोक सरकारी उपक्रम। और ये जो लोक लेखा समिति 1921 में 1921 आप लिख लो यहाँ पर 1921, यहाँ पे ईयर लिखा नहीं हुआ, तीनों की ईयर पता होना चाहिए। जो आकलन जो समिति है वो कब बनी थी, 1950 में। लोक लेखा समिति 1921 में। तो सबसे पुरानी कौन सी होगी, आप बताओ, आपसे पूछेंगे सबसे पुरानी कौन सी बताओ, क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है ना ईयर वाइज। तो आप क्या बताओगे, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है, क्योंकि 1919 के मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा ये आई थी, और लागू कब हुई, 1921 में हुई। याद रखोगे इस बात को। आगे है लोक सरकारी उपक्रम। लोक सरकारी उपक्रम क्या होती है, क्या होती है भाई, जो जितने भी सरकारी ये कंपनीज हैं, जितनी भी सरकारी, BSNL हो गया या और भी जितनी सरकारी कंपनीज हैं, उन सब का लेखा जोखा ये रखती है।
प्राकलन तो मैंने बता ही दिया कि जैसे आपने जो मैंने आपको बजट पढ़ाया था, बजट में मैंने आपको बताया था ना कि बजट पेश करेंगे, अपने विभागों की जानकारी देंगे, अब हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा हमें आएगा, इतना अपने को खर्च करना है, ठीक है। तो ये प्राकलन कहती नहीं, आपने जो ये बजट बनाया है ना इसमें गड़बड़ है, इतने का तो ये प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। तो बीच में ये क्वेश्चन लेने के लिए खड़ी हो जाती है कौन? प्राकलन समिति। तो ये जो पैसे संबंधी, जो बिल संबंधी जितने भी मामले हैं ना, ये प्राकलन संबंधी एस्टीमेट लगाते कि आपने तो पुल बोला है 10,000 करोड़ का बनेगा, लेकिन इसकी तो कितना, ये तो 6,000 करोड़ में भी तो कंप्लीट हो सकता है, 4,000 करोड़ का क्या करोगे बताओ। तो ये बीच में बैठी है अड़ने के लिए, ठीक है जी। अब मान लो कैसे मर्जी आपका बहस बहूस करके 6,000 करोड़ में नहीं निपटी बात, 10,000 करोड़ में निपट गई या 8,000 करोड़ में निपट गई, तो अब उस पैसे जो सरकार से वो लेगी तो उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? लोक लेखा समिति जांच करती रहेगी, भी जो पैसा निकाला है वो सही जगह पे लग रहा है। प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहलाता है, क्योंकि इन दोनों का काम क्या है? सरकार द्वारा जो निकाले गए पैसे हैं वो सही जगह पे लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे, घोटाले चल रहे हैं, इस चीज को देखना। आगे और डिटेल में कराती हूँ, सुनो ध्यान से। यहां देखो, पहले प्राकलन को समझ लेते हैं। इसका गठन 1950 में हुआ था, ठीक है जी। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसमें? प्राकलन में। प्राकलन जो का अधिकार है ना, जो मतलब कि मनी से पैसों संबंधी है, उसका अधिकार से सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास है। और ये बात कहाँ पे रखी हुई है? मतलब कि आपका जो मनी बिल है, मनी संबंधी जितनी बातें हैं वो लोकसभा डील करेगी, राज्यसभा नहीं करेगी। आर्टिकल 109 में लिखी हुई है ये। आगे देखते हैं, कहते हैं राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है। मतलब जो 6 समितियां मैंने आपको बताई हैं स्थायी परमानेंट, जिसका 1 साल का टेन्योर होता है, उसमें से जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बहन कौन है? प्राकलन है। सबसे पुरानी कौन सी है? लोक लेखा, लोक लेखा कमेटी 1921 वाली, ठीक है जी, ध्यान रखो। कहते हैं इसमें कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसको बजट के बाद लाया जाता है। एक बात सुनो ध्यान से, मंत्रिमंडल नहीं होंगे फिर कौन होगा? अब बेचारे जो बच्चे मतलब जिनका इतना पकड़ नहीं है इस सब्जेक्ट में, वो क्या सोचते हैं, मंत्रिमंडल नहीं है तो फिर कौन होगा? मेरी बात सुनिए, जितने मेंबर लोकसभा के 543 हैं, राज्यसभा के 245 मेंबर है, इन सब में से जो कैबिनेट बनती है, मंत्री परिषद बनती है, वो ही सिर्फ क्या कहलाते हैं? मंत्री कहलाते हैं। बाकी सारे जितने बच गए, मैंने बताया था ना, बाकी सारे बच गए, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताओ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस जो समितियां होती है ना, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। कहते हैं इसको बजट के बाद लाया जाता है। बजट का भाषण हो गया, ठीक है, अपना बता दिया कि देखो इतना इतना हमने ये इनकम आने वाली है और ये खर्चा हमने करना है, हमने ये सोचा हुआ है, और ये विभाग को इतना पैसा चाहिए, ये विभाग को इतना पैसा चाहिए, खर्च लगने वाला है। तो बीच में ये बोलेंगे ठीक है, आपकी बहस होती है, ओपोजिशन भी कुछ सवाल उठाती है, सारे लोग सवाल भी उठाते हैं, बहस चलती रहती है। लेकिन सरकार क्या करती है, अध्यक्ष क्या करता है, उस जो बजट के ऊपर, जो जिस चीज़ के ऊपर चर्चा चल रही है, उसकी एक समिति की, कौन सी? आकलन समिति को दे देता है, भाई ये देखो, चेक करो जो बोल रहे सही भी है कि नहीं। तो प्राकलन समिति क्या पूरा अपना दिमाग लगाकर एस्टीमेट बिठाती है कि नहीं, ये इन्होंने जो लिखा है ना, भी सड़क बनाने में इतना खर्च हो जाएगा, ये गलत लिख रखा है। ऐसे तो मतलब ये रोड़े वाला काम करते हैं, और होना भी चाहिए। एक स्टेप, एक अंकुश लगा होना चाहिए सरकार के ऊपर। बजट अनुमान पर अध्ययन करने के बाद बजट में शामिल नीतियों को मितव्ययता यानी कि फालतू खर्च, संगठन में सुधार करके कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधारों के विषय में सुझाव देता है। बात समझ में आई? बजट के बाद इसको सौंप दी जाती है। बजट की जो रिपोर्ट बनाई होती है, ये क्या करती है, बजट में देखती है कि कितना कितना मितव्यय है। मितव्यय मतलब फालतू का खर्च, उसे निकालो, उसमें सुधार करो, ये इसका रिपोर्ट का काम होता है। इस तथ्य की जांच करना कि क्या बजट अनुमान के अनुसार आवंटित धनराशि उचित ढंग से व्यय किया गया है अथवा नहीं।
ये इस बात की भी जांच करते हैं कि कितना पैसा निकाला जाएगा और कितना पैसा ये खर्च कर पाएंगे, कि बाकी सब घोटाले में है। मतलब पूरा का पूरा पीछे के पीछे पैसे के पीछे ये होते हैं कि आप जो सरकार के से निकाला गया पैसा है उसका गलत उपयोग ना करें। आगे है, इस समिति के द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि बजट अनुमान जो संसद से किसी प्रारूप में पेश किया जाएगा। मतलब जो बजट पेश किया गया ना, इसके पीछे अनुशंसा क्या है सरकार की, इसके पीछे भावना क्या है? सच में विकास का काम करना चाहते हैं या कुछ गड़बड़ है, घपला है? तो इसके पीछे सारा का सारा बातें कौन करता है? प्राक्कलन कमेटी का काम है ये। और प्राक्कलन कमेटी में कौन होंगे? सारे के सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सभी दल के उसमें बैठते हैं। तो आप बताओ, सभी दल के मेंबर बैठेंगे तो वो क्या है, निचोड़ने देंगे पैसे को? नहीं ना, वो तो सारे क्या अंकुश लगाएंगे उस चीज़ के ऊपर, देखेंगे भी जो पैसे की डिमांड रखी गई है क्या वो सही भी है कि गलत है। ये पूरा एस्टिमेट बिठाने का काम करती है। आगे देखते हैं। हाँ जी, लोक लेखा समिति यह सबसे पुरानी है, बता ही दिया मैंने 1921 में। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। यह समिति 1921 से कार्य कर रही है, जब पहली बार भारत में विधानसभा का गठन हुआ था। भारत में जो पहली बार विधानसभा का जो गठन हुआ था ना, वो भी 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के आधार पे ही इसका गठन किया जाता है। कहते जनता का पैसा गलत जगह उपयोग नहीं हो, इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया है। जो जितना भी ये पैसा है, ये डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, ये किसके द्वारा कमाया जा रहा है? सरकार के द्वारा। और कहाँ से? जनता से तो ही कमाया जा रहा है। ठीक है जी, आप आगे देखो। कहते हैं इस समिति का गठन 1921 के अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार के नाम से जाना जाता है के तहत किया गया था। 1919 में ये आया था। इस प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जांच की जाती है। अब ये सेकंड सीढ़ी आ गई। प्राक्कलन समिति से इन्होंने क्या किया, चलो बहस करके एस्टिमेट करवा के जितना पैसा लगना चाहिए उतना पैसा निकलवा लिया सरकार से। अब लोक लेखा समिति इसके पीछे पीछे है, पीछे पीछे कि जो पैसा है जनता का वो सही जगह पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। यह प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। प्राक्कलन समिति की द्वारा उसकी हेल्प से उसने पास करवा दिया भी, ठीक है ये सुधार कर लो, ये फालतू के खर्चे निकालो, इतना पैसा आपके लिए सही रहेगा। जब वो पैसा निकल जाता है तो उसके जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी उसका लोक लेखा समिति भी लोगों के पैसे का हिसाब किताब ये रखेगी। देखो कैसे। कहते लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक रूप से किया जाता है। मतलब इस समिति के जो सदस्य होंगे ना, उसका चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि किसी को मर्जी को बिठा दिया, उसका चुनाव होता है। ठीक है जी, भी ये हमारे लिए क्या सही काम करेंगे। कौन सा मतलब करता है, किस हिसाब से? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। आगे है, इसमें सामान्यतः सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें कौन होते हैं? सारे दलों के लोग होते हैं, परंतु कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। मंत्री नहीं होना चाहिए इसमें। मंत्री कौन होता है? जिसके पास कोई ना कोई मंत्रालय हो, और जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है वो नहीं होंगे। सीधी सीधी बात है, जो मंत्री है वो सरकारी सदस्य कहलाते हैं। और जो टोटल संख्या कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए, वही मंत्री कहलाते हैं। बाकी सारे तो एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सभी दलों से, वो सारे के सारे इस समिति में, मतलब कि इस समिति में चुन चुन के डाले जाते हैं। समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब जी ये लोक लेखा समिति है, इसका मेंबर का चुनाव हो गया। ठीक है जी, हो गया। अब इसमें से जो एक तो हेड बनाया जाएगा ना, मॉनिटर भी तो बनाया जाएगा, और मॉनिटर का कौन करेगा चुनाव? अध्यक्ष करेगा इस चीज का। तो आपने ये बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कहते हैं इसमें लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 सदस्य, टोटल कितने संख्या? 22 सदस्य।
ये भी बात याद रखने वाली है कि लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने। क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आया होगा कि मैडम आपने ये तो बताया नहीं कि लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होंगे, 22 होंगे। 7 कहां से, राज्यसभा से। 15 कहां से, लोकसभा से। चुनाव होगा इनका। आगे बात समझ में। काम क्या है लोक लेखा समिति का? प्राक्कलन समिति के आधार पे निकाले गए पैसे के ऊपर इसकी जांच बैठ जाती है कि पैसा सही जगह पे लगे, गलत जगह ना लगे। 1967 में एक परंपरा लाई गई जिसमें कहा गया कि लोक लेखा समिति जो धन की जांच करेगी उसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए? विपक्ष का नेता होना चाहिए। 1967 से पहले क्या होता रहा था कि कोई मतलब कि विपक्ष का नेता को नहीं, ये अध्यक्ष नहीं बनाते थे, उसका हेड नहीं बनाते थे, किसी को भी बना सकते थे। अब एक बात बताओ, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब अध्यक्ष उसी पार्टी का बिठा दिया, वो क्या निष्पक्ष जांच करेगा? नहीं करेगा। तो 1967 में इनके कान खड़े होते, उससे पहले पता ही नहीं था इनको। अब विपक्ष का नेता है तो वो तो हर एक चीज में, तूने 1 रुपया कहां पे लगाया, 2 रुपए कहां पे लगाए, 50 पैसे कहां पे लगाए। विपक्ष का काम क्या है? पूरा का पूरा वॉच डॉग की तरह ध्यान रखना कि सरकार का पैसा कहां लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, 1967 में ये काम होता है। लोक लेखा समिति को 1921 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा 1919 में लाया गया था, 1921 में लागू हो गई थी। इस साल ही विधानसभा का पहली बार गठन होता है। ये समिति क्या करती है? प्राक्कलन समिति की सिफारिश पे जो पैसे निकलते हैं उस पैसे का ध्यान रखती है कि कौन कहां पे खर्च कर रहा है। और इसके जो मेंबर होते हैं कितने? 22 होते हैं, जिसमें से राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15। ठीक है जी। एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा चुने जाते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता था, कहेंगे अपा, लोकसभा के द्वारा बनाया जाता, अध्यक्ष के द्वारा बनाया जाता था। लेकिन 1967 में क्या बनाया? भी ओपोजिशन पार्टी का लीडर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ओपोजिशन पार्टी का लीडर को इसका हेड बनाया जाएगा। तो ओपोजिशन का लीडर बैठेगा तो 1-1 रुपए पाई के हिसाब रख लेगा वो। अगर अपना ही खुद का होता है इनका तो जितना मर्जी घपला करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। आगे देखते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, इसे जुड़वा बहन कहते, बहन, यहां पे बहन आएगा। दोनों समितियां देखो, पहले जब बजट में पैसे मांगे गए भी इतना हमें लग जाएगा, तो प्राक्कलन समिति ने क्या बोला? एस्टीमेट में लगाता हूं, खड़ जा, इतना पैसा नहीं। जैसे होता ना, घर में 2 भाई होते हैं, एक भाई बोलता है, बड़ा भाई बोलता है कि मैंने मुंबई पढ़ाई करने जाना है, मेरे को इतना खर्च चाहिए पापा, इतना पैसा लग जाएगा। तो छोटा भाई बीच में खड़ा हो जाता है, नहीं जी ऐसे नहीं, इतनी फीस यहाँ लगेगी, इतना लगेगा, बाकी का पैसे का क्या करोगे? होता ना, छोटे भाई ऐसे करते हैं। ठीक है जी। तो एक वो चेक लग गया, पापा भी सोचेंगे हाँ देना कि नहीं देना भी इसको। फिर चलो बहस बहस चलती रही, पापा ने एस्टिमेट लगाया कि नहीं तू जो 10,000 मांग रहा है, 10,000 का तेरा काम नहीं है। छोटा भाई ने बीच में टांगा, हाँ पापा 7,000 में काम सरेगा, इसका 7,000 में चल जाएगा। तो पापा भी बोलते हैं हाँ बेटा तेरा 7,000 में चल जाएगा। तो 7,000 रुपये दे दिए उसको। ऊपर से एक तीसरा भाई उसका मान लो और है, वो क्या करता है, अच्छा भैया ने 7,000 रुपये निकलवा लिए, अब इस पैसे का मैं ध्यान रखूंगा। मतलब कहने का चेक के ऊपर एक चेक लगा हुआ है। तो ये जो प्राक्कलन है और लोक लेखा समिति, इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कौन सी समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है? आधार क्या इस बात का, ये मैंने बता दिया आपको क्यों कहा जाता है। ठीक है जी। दोनों ही सरकार के पैसे का निगरानी रखती है, सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा बोलो। कहते यह कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। अब ये लोक लेखा समिति नहीं है, उसके पीछे पीछे घूमेगी। कौन घूमेगा? कैग। कौन घूमेगा? कैग घूमेगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल घूमेगा। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लेखा समिति किसको देती है? अध्यक्ष को देती है। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। भारत में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रेक्षण का अधिकार भारत के सीमित नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक द्वारा
प्रस्तुत की जाती है। फिर वो जो संघ के जो जितने भी अपनी यूनियन टेरिटरी, जितनी भी अपनी स्टेट्स है, उसमें जो पैसे का लेखा जोखा है उसका हिसाब किताब कौन रखता है? कैग रखता है, कैग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पहले वो खुद क्या है, जांच करता, फिर राष्ट्रपति द्वारा इन लेखाओं की रिपोर्ट को सदन के पटल पे रखा जाता है। सदन में फिर रखता कौन है? राष्ट्रपति रखता है। अंततः लोक लेखा समिति का कार्य द्वितीयक हो जाता है। लोक लेखा समिति क्या है? सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी कौन हो गया? कैग हो गया, क्योंकि यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्य करती है। रिपोर्ट बना के वो किसको दे देता है? राष्ट्रपति को देता है। फिर राष्ट्रपति वो रिपोर्ट कहाँ पे देता है? अध्यक्ष के सामने पटल पे रख दिया, ला के दे दिया उसको। फिर लोक लेखा समिति उसकी रिपोर्ट पे जांच करती है। तो हमारे लिए नंबर 1 पे कौन है? कैग। फिर कौन है? लोक लेखा समिति आ गई। इसके अंदर भी आपको ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कैग की एंट्री होगी। कैग क्या करते हैं? सभी राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज के सारों का क्या है? पैसों का, हर काम का लेखा जोखा, अकाउंट इसके पास होता है। बड़ी गहनता से ये जांच करता है और अपनी ये जांच की रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करता है? किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट वो क्या करता है? लोकसभा में रख देता है। अब लोकसभा में लोक लेखा समिति क्या करती है? कैग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका क्या है? निरीक्षण करती है। ध्यान में रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लोक लेखा समिति के कार्य, वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है जी। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? ये करेगा। लेकिन कैग अपनी रिपोर्ट पेश किसे करता है? प्रेसिडेंट को करता है। क्या धन उसी मद में व्यय हुआ है जिसके लिए दिया गया? ये जांच करते हैं कि पैसा जिस काम के लिए इन्होंने बोल के निकाला था, क्या वही काम किया भी है कि नहीं किया? ठीक है जी। क्या इस व्यय के लिए संसद ने अनुमति प्रदान कर दी थी? क्या इस खर्च के लिए जिसपे वो पैसा लगा रहे हैं, जहां से सरकार से ले लिया, क्या ये सरकार ने इसकी अनुमति दी थी इस पैसे के लिए? क्या व्यय संसद की अनुमति से अधिक या अथवा अतिरिक्त व्यय तो नहीं हुआ? मतलब कि संसद ने जितना पैसा बोला था जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस काम के लिए, उतना ही पैसा लगाया या फालतू खर्च तो नहीं किया? यदि हुआ है तो इसके लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं? अगर मान लो ऐसा हो भी गया तो कारण क्या था, यह आपको बताना पड़ेगा। अंततः लोक लेखा समिति अपने कार्य संपादन के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सहायता लेती है। ठीक है जी। लोक लेखा समिति क्षेत्र में सबसे पुरानी समिति मानी जाती है। बता ही दिया मैंने, 1921 की है। कहते लोक लेखा समिति सहित अन्य समितियां भी सरकार के नीति विषयक मुद्दों की आलोचना नहीं करती। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो तीसरी में अभी तो सिर्फ पहली चल रही है। स्टैंडिंग की 3 समितियां, मतलब कि आपका वित्तीय समितियां पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की पहले नंबर 1 वाली वित्तीय समिति, जिसके अंदर 3 सब पार्ट है, और ये डिटेल में कराना जरूरी भी था, बाकी सब छोटे छोटे हैं, मिनट में निपट जाएंगे। कहते लोक सरकारी उपकरण समिति कब बनाई गई? 1964 में बनाई गई। इस समिति का गठन 1964 में किया गया। इसका काम क्या है? सरकारी कंपनियां जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, बीएसएनएल है, इन कंपनियों का जांच करते रहना, मतलब सरकारी कंपनियों के ऊपर एक चेक लगाए रखना। कौन? सरकारी उपक्रम समिति, लोक सरकारी, क्योंकि ये जो लोग लगाया ना, ये जनता के लिए संबोधन है कि जनता की। आगे देखो जरा, विभागीय समिति सेकंड। अब सेकंड अपनी जो स्टैंडिंग है क्या है? विभागीय समिति कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग विभागों के लिए कुछ विभाग समिति होती है। वर्तमान में कुल 24 हैं, 24 कमेटीज ऐसी हैं। जांच कमेटी कहती जांच समिति में जनता की समस्याओं की जांच के लिए समिति बनाई जाती है और उसको लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है। ठीक है जी। जैसे जनता की किसी बात को लेकर कोई समस्या चल रही है,
आंदोलन हो रहे हैं या अपना रोष प्रकट कर रही है या विरोध प्रकट कर रही है, तो सरकार क्या करती है, ऐसे मसलों को ठंडा करने के लिए जांच कमेटी बिठा देती है कि हम अब ऐसे करते हैं, जांच कमेटी बिठाते हैं, जांच करें कि सही भी है कि ये गलत है। इस तरह से आगे है, और वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को, कि जनता को ये सभी समस्या है और इस प्रकार के विधेयक बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। ये समितियां 3 प्रकार की होती है। इसके भी आगे सब पॉइंट है, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आचरण समिति। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। जांच समिति की भी आगे सब 3 पार्ट है, हमें सिर्फ इतना ही जानना है क्योंकि हमारे एग्जाम का दायरा इतना ही रखना चाहिए हमें, इसके ज्यादा डीप जाएंगे तो उलझ जाओगे आप। आगे देखते हैं, आगे है सदन समिति। सदन समिति की कई समितियां होती हैं, इनका काम सदन के लिए नियम कानून बनाना और किसी विधेयक को कितने दिन में पारित करा लेना है, इसके लिए समय निर्धारण करना इस समिति का कार्य है। ऐसा ना हो कि कोई बात है जो लंबी खिंचती है, सदन में चलती जा रही, जल्दी कोई एंड ही नहीं है उसका। एक चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, जैसे संसद की कोई नियमित क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति, जो एब्सेंट होते हैं, 60 दिन लगातार एब्सेंट हो गए तो क्या कर दो, उसकी सीट खाली करो। कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। अब ये बताओ गैर सरकारी शब्द किसके लिए यहां पे यूज किया गया है, ठीक है जी, गैर सरकारी, जो मंत्री नहीं है। अब देखो मेरी बात सुने ध्यान से, ये है अपना मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ये टोटल सीट्स का कितना होगा, 15% होगा, टोटल सीट का 15% होना चाहिए, ठीक है जी। और जो 15% इसके मंत्री बन गए, जिनको कोई ना कोई मंत्रालय मिला है, जैसे किसी को मिल गया रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, कोयला खनिज संसाधन मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय मिल गए मान लो। और जिनको नहीं मिला, जो बाकी क्या बचे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, जितने भी जो मंत्री है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहला सकते हैं क्योंकि है ही मेंबर है उसके, लेकिन कोई भी जो इधर वाला मेंबर है वो मंत्री नहीं कहला सकता, वो गैर सरकारी है। सरकारी सिर्फ इन्हें मंत्रियों को बोलेंगे जिसमें आपके कैबिनेट, पीएम, आपके राज्य मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। ये मंत्री हैं, ये सरकारी सदस्य हैं, और बाकी सारे क्या है, गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अन्वेषण कहते इस समिति का मुख्य कार्य क्या है, एससी एसटी के बारे में जांच करना होता है। क्वेश्चन आएगा कभी, संसदीय समिति में से बताइए कौन एससी एसटी के लिए काम करता है, तो आप क्या बताओगे, समितियां दे देंगे, वित्तीय समिति है ना, जांच समिति, विभागीय समिति, ऐसा कुछ दे देंगे आपको। आपने क्या बताना, नहीं जी अन्वेषण समिति आएगा, ठीक है जी। इसका काम क्या है, सरकारी आश्वासन, इसके अंदर सब पार्ट है, सरकारी आश्वासन समिति, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों संबंधी समिति, पत्र संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान व्यय पर प्रत्याज्योतिष विधान संबंधी समितियों, इसके भी सब पार्ट है। लेकिन मेन आप ये याद रखो कि अन्वेषण समिति किसके लिए काम करती है, एससी एसटी के लिए करती है। आगे आगे आपका सेवा समिति, ये किसके हैं, मंत्रियों, जो मंत्री लोग है ना वो उनको ये कहा जाता है कि जनता के सेवक हैं, और ये जनता की कितनी सेवा करते हैं ये सब लोग जानते हैं, है ना। देखो इनका कार्य सांसदों का वेतन, भत्ता, आवास का निर्धारण करना होता है जी। ये समितियां हैं कि ये जो मंत्री हैं ये कहाँ रहेंगे, सांसद कहाँ रहेंगे, इनको क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, इनको क्या क्या भत्ते मिलने चाहिए, इनकी तनख्वाह के रातों रात इनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, सारा सिस्टम मतलब वही लागू होता है इनका, मतलब इनको पूरा का पूरा देवताओं का रूप दे दिए थे। और ये कहते क्या है कि हम जनता के सेवक हैं, सेवक के नाम पे ये जनता को लूटते हैं। आवास समिति, वेतन भत्ता समिति, ग्रंथालय समिति यानी कि इनको लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, सामान्य प्रयोजन समिति मतलब इनके रख रखाव, इनको क्या है मतलब कि इनका जो घर का रहना, खाना पीना, खर्चा, आना जाना
सब इनका लिए जो है वो कौन करती है, सेवा समिति इनके लिए कार्य करती है। तो ये 6 हमारी स्टैंडिंग कमेटी खत्म हो चुकी हैं। स्टैंडिंग कमेटी में किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। टाइम पीरियड कितना, 1 साल के लिए, ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। 118 में इसका अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और आपने ये देखना है कि स्टैंडिंग जो कमेटी का जो है चुनाव है, मतलब जिसको बनाना है वो कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे है अस्थाई अडहोक बेसिस, भी जितने टाइम के लिए जरूरत है। जैसे मान लो कोई मुद्दा खड़ा हो गया, ठीक है, उसके लिए तुरंत हल करने के लिए कोई कमेटी बिठा दी। वो कमेटी ने मान लो 15 दिन में सोल्यूशन कर लिया, 1 महीने में कर लिया या 2 महीने में कर लिया। जैसे ही वो सोल्यूशन कर लिया, ठीक है, वो कमेटी खत्म कर दी जाएगी। मतलब एक फिक्स टेन्योर नहीं है इसका। जैसे स्टैंडिंग का 1 साल का होता है, फिर दोबारा उसके लिए करना, वही प्रोसेस है। इसके टाइप कितने, इसके भी आगे 2 टाइप है, ये देख लो। परवर समिति, परवर समिति आपकी अलग अलग बनेगी, यानी कि लोकसभा की अलग, इसमें क्या है, लोकसभा की अलग और राज्यसभा की अलग, इसकी अपनी इसकी अपनी। संयुक्त में क्या हो जाएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की मिलाकर जो समिति बनती है उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त परवर समिति। आगे है संसदीय समिति, इसमें भी क्या होता है, लोकसभा की अलग अपनी और राज्यसभा की अपनी। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, इसका फुल फॉर्म है, लिख लो सारे, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, ठीक है जी। और ये क्या होगी, इसमें आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा, इस तरह से। और जो ये पीएस सेट का एग्जाम जो 2011-12 में आया था, 12 में शायद 11 में ऐसा कुछ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो बच्चे इतना डीप पढ़ेंगे उन्हीं को पता होगा, जो किसी ने पढ़ा ही नहीं हो तो कैसे आंसर कर पाएंगे वो, ठीक है जी। तो अब ये होती क्या क्या काम होते हैं वो हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपको अडहोक वाली समझ आ गई, कितनी, 2 टाइप की। कहते हैं इनका गठन विशेष काम के लिए विशेष परिस्थिति में किया जाता है। किसी विशेष काम को विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब काम पूरा हो गया तो उसे काम करने के बाद क्या कर दो, इसका भंग कर दो, खत्म कर दो इसको। इन समितियों को अस्थायी समितियां, अडहोक, नॉट परमानेंट जांच समिति कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, परवर या फिर संयुक्त परवर। परवर तो होगी, मैंने समझाया आपको, लोकसभा की परवर समिति और राज्यसभा की परवर समिति अपनी अपनी। और संयुक्त में क्या होगा, लोकसभा प्लस आपका राज्यसभा। तथा जांच समिति, जांच समितियों का गठन समय समय पर प्रमुख मुद्दों, घोटाले आदि की जांच के लिए बिठाया जाता है। इसी कारण इसे अस्थायी समिति के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रकार की हैं, परवर और संसदीय समिति। आगे देखते हैं। अब यहां देखो ध्यान से, कहते परवर समिति, मैंने आपको साइड में यहां पे ये दिखा भी दिया है कि ये क्या है, इसके 2 पार्ट है, ठीक है। यहां देखो परवर समिति, जब कभी किसी विधेयक में बहुत ज्यादा विवाद हो जाए तो इस विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष क्या करता है, स्पीकर क्या करता है, परवर समिति को गठन कर देता है। कोई सी मुद्दे को लेकर बहस होगी तो परवर समिति का क्या कर देंगे, गठन कर दिया जाएगा, ठीक है जी, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। यह समिति किसी भी विधेयक की बहुत गहराई से क्या करती है, जांच करती है, ताकि वह विधेयक की गहन जांच करे। जैसे आपका सीए जो आपका आया था ना अभी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसकी जांच के लिए बिठाई गई कमेटी 3 माह के अंदर उसकी खामियां और सुधार की रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देती है। 3 माह के अंदर, 3 महीने के अंदर से अपनी रिपोर्ट देनी होती है, इसकी कमियां वगैरह। 2 तरह से इसका गठन किया जा सकता है। अगर लोकसभा सीट के लिए अलग अलग और राज्यसभा के लिए अलग अलग हो तो इसे परवर समिति कहते हैं। ये इसमें मेंबर कितने, लोकसभा अगर अपना अलग बना रही है तो कितने मेंबर, 30 मेंबर। राज्यसभा ने अपनी परवर समिति अलग बनाई तो कितने मेंबर, 30 मेंबर। बात समझ में आ गई। राज्यसभा और लोकसभा अपने अलग अलग जो परवर समिति बिठाई जाती है तो 30-30 मेंबर होंगे। आगे देखते हैं।
संयुक्त परवर समिति, इसमें क्या है, अगर दोनों सदनों को मिलाकर हो तो इसे संयुक्त पर, दोनों सदनों को मिलाकर किया जाए तो क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त परवर समिति। क्या बोलेंगे, संयुक्त परवर समिति बोलेंगे। जिसमें आपका परवर में क्या था, देखो परवर समिति, परवर समिति क्या आती है, अगर लोकसभा में बनी है तो इसके 30 मेंबर, राज्यसभा की अलग बनी है तो 30 मेंबर, अगर संयुक्त बन गई, दोनों को मिलाकर संयुक्त बन गई तो लोकसभा के 30 मेंबर और राज्यसभा के 15 मेंबर इसमें शामिल होंगे। ठीक है जी। किसी कारण से लोकसभा अलग बनाती है अपनी समिति तो आपको 30 मेंबर रखने हैं, राज्यसभा अलग परवर समिति बनानी है तो 30 मेंबर, अगर संयुक्त बिठाती है तो लोकसभा से 30 मेंबर ले लो, राज्यसभा से 15, टोटल आपके कितने हो गए, 45 मेंबर हो गए। ठीक है जी। ये दोनों को मिलाकर गठन किया जाए तो इसे संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं। आपको मेंबर पता लग ही गया, कितने आपके 45 मेंबर। आगे देखते हैं। चलिए जी, चैप्टर अपना फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।